हेलो एवरीवन, कनेक्ट न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। राजस्थान इकोनॉमी पढ़ रहे थे, उसमें लास्ट क्लास में थोड़ी सी लास्ट में दिक्कत हो गई थी, तो फिर दोबारा अपन रिकॉर्ड करें। अपन लाइव स्टॉक पढ़ रहे थे और उसके साथ अपन क्लास एंड कर देंगे हमारी एग्रीकल्चर वाली। तो लाइव स्टॉक में मैंने आपको क्या बताया था, हमने बात करी थी कि लाइव स्टॉक पहले हमने समझने की कोशिश करी थी कि भाई लाइव स्टॉक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए। तो हमने बात करी थी कि जीवीए का, जो हमारा एग्रीकल्चर का जीवीए होता है, उसका लगभग 50% हमारा लाइव स्टॉक कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, इसलिए हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है। लगभग 2.17 लाख करोड़ रुपए जीवीए हमारा लाइव स्टॉक से आता है। ये सारी बातें हमने करी थी और हम पढ़ रहे थे कि कितने जीवीओ की अपन ने बात कर ली थी। ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में करी थी। हम पढ़ रहे थे कि पॉपुलेशन की बात कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कि लाइव स्टॉक की पॉपुलेशन अपन देखें तो लगभग राजस्थान के अंदर 568.01 लाख हमारे पास पॉपुलेशन है लाइव स्टॉक की। और ये भी हमने देखा था कि ये जो पॉपुलेशन है वो पूरे भारत के लगभग 10.60% है और हम दूसरे नंबर पे इंडिया में आते हैं। फिर हमने बात करी थी कि सबसे ज़्यादा अगर अपन पॉपुलेशन की बात करी तो ऊँटों की बात करी थी। ऊँट लगभग 85%, एग्जैक्ट प्रिसाइसली अगर मैं बोलूँ तो 84.43% ऊँट राजस्थान में मिलते हैं। भैंसों की बात करी थी अपन ने 12.47%। ठीक है, कैटल की बात करी थी 7.24% के आसपास। बकरियों की बात करी थी अपन ने 14% के आसपास गोट। और सबसे लास्ट में अपन ने भेड़ों की बात करी थी 10.64%। ये डेटा ऐसा का ऐसा हमें याद रखना है। प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है ये। और मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था, आई होप आप लोगों ने किया भी होगा। नहीं किया हो तो अब कमेंट करके बता दो कि 19वीं और 20वीं जो लाइव स्टॉक सेंसस है उसमें क्या बदलाव हुआ है राजस्थान के अंदर। अभी 21वीं लाइव स्टॉक सेंसस चल रही है। ठीक है, अब लाइव स्टॉक के अपन जीवीओ जब अपन बात करते हैं, प्रोडक्ट की अपन बात करते हैं, कौन कौन से आउटपुट आते हैं, तो अपन ने देखा था कि सबसे ज्यादा मिल्क होता है 79.6% के आसपास। हम एक थोड़ा सा डेटा प्रोडक्टिविटी के तौर पे याद रखना चाहेंगे मेंस के लिए। एग्जैक्ट अगर प्रीलिम्स की बात करूं तो ये डेटा हमें है कि 23-24 में कितना हुआ, लेकिन मैंने निकालने की कोशिश करी कि और परसेंटेज वाइज भी निकाली कि यहाँ प्रोडक्टिविटी कैसे कितनी बड़ी होगी। हल्का फुल्का मेंस के हिसाब से कहीं पे अपने काम आ सकता है। ठीक है, याद हमें बस ये रखना है कि हाँ ये हमारी प्रोडक्टिविटी हो रही है। जैसे अगर अपन दूध उत्पादन की बात करें तो दूध उत्पादन हमारे यहाँ पे होता है लगभग, है ना, 34,733,000 टन के आसपास है। मीट हमारे पास 247,000 टन है। ठीक है, एग्स हमारे पास लगभग 3,087 मिलियन एग हुए हैं, अंडे हुए हैं। और वूल उनकी लाख किलोग्राम में बात करें तो 160 हुई है। अगर कंपेरेटिवली 4 साल की बात करें तो भाई दूध का उत्पादन 30% बढ़ा है। तो आप अपने आंसर राइटिंग में लिख सकते हो कि दूध का उत्पादन 3-4 सालों में 30% के आसपास बढ़ा है। ठीक है, हम मीट का उत्पादन हमने 24% के आसपास बढ़ाया है। हमने एग्स का उत्पादन 14.5% के आसपास बढ़ाया है और 11% के आसपास ऊन का उत्पादन बढ़ा है। ठीक है, और अपन अगर जनरल नंबर 1 की स्ट्रेंथ की बात करते हैं कि राजस्थान की एग्रीकल्चर में लाइव स्टॉक में हमारी क्या स्ट्रेंथ है, तो भाई मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम राजस्थान जो है पूरे भारत के दुग्ध उत्पादन का 14.51% कंट्रीब्यूट करता है और जो कि हम सेकेंड नंबर पे आते हैं। यूपी के बाद हम सेकंड पे आते हैं। वूल में हम फर्स्ट पे आते हैं और पूरे भारत का अपन लगभग 48%, प्रिसाइसली 47.53 वूल उत्पादन हम करते हैं। डेटा बाकी ये हल्का फुल्का चाहो तो याद रख सकते हो कि मोटा मोटा 35,000 टन के आसपास तो अपन दूध उत्पादन हो जाते हैं। ठीक है, 250 के आसपास अपना मीट है, 35,000, 250, 160 और 3,087 के आसपास एग्स हुए थे। ठीक है, अब ये हल्का फुल्का आप चाहो तो याद रख सकते हो। देखो लाइव स्टॉक में जब अपन पढ़ते हैं ना, हम अगेन बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं कि क्या कौन सी स्कीम थी, क्या थी, थोड़ा मिक्सअप हो जाता है। तो लाइव स्टॉक को अगर अपन लाइफ साइकिल से समझे कि यार ये है ना, कोई भी बछड़ा पैदा होता है और जब तक अपन उससे कोई प्रोडक्ट अगर दूध भी मिल रहा है या उसका मीट भी हो रहा है, ठीक है, तो क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो अगर अपन बात करते हैं तो शुरू में अगर मान लो लाइव स्टॉक है, अब शुरू में अपन को क्या चाहते हैं कि हाई क्वालिटी हाई ब्रीड वाला हो, तो ब्रीडिंग पे अपन बहुत ध्यान देते हैं। अब ब्रीडिंग के लिए आपको मैंने एक टारगेट बताया था कि याद आ रहा हो तो अपन ने नेशनल जो अपन ये विकसित राजस्थान की बात कर रहे थे तो 2047 तक अपन चाहते थे कि ऐसे लाइव स्टॉक जिनकी हाई यील्ड होती है उनकी पॉपुलेशन अपन 60% चाहते थे। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि ब्रीडिंग हम अच्छी करें, है ना, जो ऐसी ब्रीड हो जिनका जो आउटपुट है वो ज़्यादा है, ऐसी ब्रीड को अपन प्रमोट करना चाहते हैं। तो इनके लिए अपन क्या करेंगे कि सेक्स सॉर्टेड सीमन का काम करेंगे कि जो मेल, है ना, जो अच्छी प्रोडक्टिविटी देते हैं उनके सीमन को यूज करते हुए अपन गर्भधारण करवाने की कोशिश करें, कृत्रिम गर्भधारण करवाने की कोशिश करें, तो सेक्स सॉर्टेड अपन सीमन काम करेंगे। ठीक है, और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भधारण अपन करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो ये चलती है। एक सेंटर में प्रोजेक्ट चलता है, सेंटर की स्कीम है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, है ना।
और उसमें अपन क्या करते हैं, लाइव स्टॉक को प्रमोट करते हैं। वही उसके अंदर ये चीज चलती है, सेक्स सॉर्टेड सीमेन के लिए सब्सिडी मिलती है। अगर आप ये करवाते हो तो 50% सब्सिडी मिलती है। हम राजस्थान में यहाँ पे 75% सब्सिडी देते हैं सेक्स सॉर्टेड सीमेन के लिए। ठीक है, एक बात तो ये होगी। तो शुरू में अपन ब्रीडिंग के लिए क्या कहा जाते हैं भाई, ब्रीडिंग अपन चाहते हैं कि हाई ब्रीड जो जिनकी इल्ड ज्यादा हो वो अपन चाहते हैं। तो ये काम करते हैं, उसके लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी करते हैं। एक टारगेट याद आ रहा हो कि 2047 तक अपन 100% आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन चाहते हैं, कृत्रिम गर्भधारण चाहते हैं अपन 2047 तक, कि जितने भी गर्भधारण होते हैं वो सब आर्टिफिशियल हो और सब अपन हाई ब्रीड वाले करवाएं। ठीक है, ये चीज़ है, ब्रीड सिलेक्शन पे अपन ध्यान देते हैं। जब बर्थ हो जाता है ना, कोई भी काफ बछड़ा पैदा हो जाता है तो फिर उसकी टैगिंग करनी पड़ती है ताकि उसकी अपन जनसंख्या काउंट कर सके। ठीक है, साथ में एक स्कीम पढ़ेंगे अपन, मंगला पशु बीमा योजना। ठीक है, तो अगर कोई गाय है, कोई बकरी है, कोई भेड़ है, अब अपन ने हो गया उसकी टैगिंग कर दी। अब मान लो उसको मर जाती है तो पता तो रहे कि कौन सी भैंस मरी थी, कोई रिकॉर्ड में नाम होगा तभी तो इंश्योरेंस दे पाएंगे। ठीक है, तो अपन टैगिंग करते हैं, उसके फोल्डर की व्यवस्था करते हैं, शुरू में फोल्डर की व्यवस्था करते हैं, तो वो चीज़ होंगे। फिर अपनी भैंस और आगे बढ़ी होगी। ठीक है, तो भैंस और आगे बढ़ी होगी तो उसके लिए और चारा चाहिए होगा, है ना, शेल्टर चाहिए होगा रखने के लिए, है ना, ग्रेजिंग के लिए लैंड चाहिए होगा, तो ये चीज़ काम आती है। तो फोल्डर पे अपन यहाँ पे अगेन बात करते हैं, यहाँ पे टैगिंग की बात करते हैं। फिर और बड़ी होगी। ठीक है, वैसे वैक्सीनेशन शुरू से ही लगता है तो हमें वैक्सीनेशन करवाना पड़ेगा, तो वैक्सीनेशन के लिए कोई स्कीम होगी। ठीक है, वैक्सीनेशन करना पड़ेगा और लास्ट में हमें कोई प्रोडक्ट मिलेगा, मिल्क मिल सकता है ना, तो इसको प्रमोशन करने के लिए क्या स्कीम होगी, ये भी चीज़ें अपन पढ़ेंगे। तो इस तरह से लाइफ साइकिल से अपन स्कीम पढ़ते हैं। तो जब भी मैं अभी आगे इंडिया की स्कीम बताऊंगा थोड़ा सा ब्रीफली और आपको राजस्थान की स्कीम बताऊंगा, तो इस लाइफ साइकिल से आप लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो कि हर स्टेज पे अपन कैसे लाइफ स्टॉक को प्रमोट करते हैं, कि हम ब्रीड सिलेक्शन को प्रमोट करते हैं, टैगिंग को प्रमोट करते हैं, फोल्डर को प्रमोट करते हैं, वैक्सीनेशन को प्रमोट करते हैं और मिल्क, स्पेसिफिकली मिल्क मीट के लिए प्रमोट करने की बात करते हैं। तो ये लाइफ साइकिल चलती है। अब हर जगह पे मैं आपको विकसित राजस्थान के गोल समझाता हूं और बताता हूं। अभी तक मैंने आपको 2 गोल याद करवाए थे कि हमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन 2047 तक 100% करना है, ये बताया था। मिल्क एक्सपोर्ट जो 0 होता था उससे 5000 मेट्रिक टन के आसपास मैंने एक्सपोर्ट बताया था दूध का। ठीक है, मैंने आपको जो डेयरी कोऑपरेटिव है अभी वर्तमान में 19,000 के आसपास है, उनको बढ़ा के 44,000 करनी है। ठीक है, जो लोकल प्राइमरी लेवल पे, गांव लेवल पे होती है उनको, ये सब चीज़ें मैंने बताई थी। और ये भी बताया था कि जो हाई इल्ड की पॉपुलेशन है लाइव स्टॉक में वो 60% हमें करनी है। ये अभी तक मैं बता चुका हूँ। अब अगेन मैं इकोनॉमिक रिव्यू में विकसित राजस्थान में 2 तरह के गोल होते हैं। 2035 तक क्या चाहते हैं हम, 2047 तक क्या चाहते हैं, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म में अपन क्या चाहते हैं, हल्का फुल्का याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है कि हम मिल्क का उत्पादन चाहते हैं कि 40% तक बढ़े। मिल्क का उत्पादन 40% तक बढ़े। जो अभी हम देख रहे थे कि 35,000 के आसपास, 1000 टन के आसपास दूध उत्पादन हो रहा था, उसका 40% बढ़े। ठीक है, मतलब 40% कितना होगा, 7 दूनी 14, 14 और करें, लगभग 50 लाख टन के आसपास हमारा दूध चला जाए। ठीक है, ऐसा कुछ अपन चाहते हैं। लाइव स्टॉक की हाई यील्ड लाइव स्टॉक की पॉपुलेशन अपन 60% तक चाहते हैं। ठीक है, ये सब चीजें मैं बता चुका हूं। मैंने आपको फिशरीज में बताई थी और मैंने बताया था कि 1.5 लाख, आपको याद आ रहा हो तो, अपन फिशरीज चाहते हैं। तो फिशरीज का और भी वैसे अपन डेटा चाहें तो अपन लिख सकते हैं कि फिशरीज में अपन प्रोडक्शन 70% बढ़ाना चाहते हैं 2047 तक। और एक और चीज जो विकसित राजस्थान में दी गई है कि ये जो एग्रीकल्चर वेस्ट होता है उसको वेल्थ में कन्वर्ट करें, है ना। जो भी लाइव स्टॉक का वेस्ट होता है उसको अगर अपन खाद बनाते हैं, बायोगैस बनाते हैं, तो उससे वेल्थ अपन जनरेट करने की कोशिश करें, तो उससे अपन इनकम, है ना, वेस्ट टू वेल्थ, कितना फार्म वेस्ट रिड्यूस करना चाहते हैं अपन, 60% के आसपास अपन करना चाहते हैं, रिड्यूस फार्म वेस्ट बाय 60%। हल्के फुल्के 3-4 डेटा आप विकसित राजस्थान के हिसाब से भी याद रख सकते हो लाइव स्टॉक के लिए कि क्या क्या हम चाह रहे हैं। दूध का उत्पादन 60% बढ़े, मछली उत्पादन 70% के आसपास बढ़े। ठीक है, जो वेस्ट है, एग्रीकल्चर वेस्ट, एनिमल वेस्ट जो है वो 60% के आसपास कम हो, और जो हाई यील्ड पॉपुलेशन है वो 60% के आसपास बढ़े, ये अपन चाहते हैं। और भी कुछ इंडिकेटर हैं। वर्तमान में टारगेट अपन को 2035 के याद नहीं रखने, अपन को 2047 के याद रखने। मैंने बता दिया कि वैक्सीनेशन, सबका वैक्सीनेशन हो 2047 तक, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सबका हो 2047 तक। ठीक है, उसके अलावा मिल्क प्रोक्योरमेंट जो मैंने आपको बताया कि वर्तमान में 33 होता है, 33 लाख किलोग्राम अपन डेली प्रोक्योर करते हैं, वो अपन बढ़ा के 150 कर सकें, याद रह जाए तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं है। मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी अपन लगभग 4 गुना बढ़ाना चाहते हैं। अब ये आजकल अगर हमारी डेली लाख लीटर में अपन कैलकुलेट करें तो 51 लाख लीटर प्रोसेस करते हैं, उसको अपन 200 चाहते हैं। डेयरी कोऑपरेटिव अगर अपन बात करें, इकोनॉमिक रिव्यू में लगभग 19,000 के आसपास डेटा है,
इकोनॉमिक रिव्यू में 19,000 के आसपास है। तो अब इसको भी बढ़ा के अपन कितना करना चाहते हैं, 44,000 करना चाहते हैं। तो डेयरी कोऑपरेटिव को और प्रमोट करना चाहते हैं, 44,000 चाहते हैं। सबका वैक्सीनेशन हो, सबका ट्रीटमेंट हो, सबका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो, ठीक है। और फिश प्रोडक्शन अपन 1.5 लाख मेट्रिक टन अपन करना चाहते हैं, या फिर 70% बढ़ाना चाहते हैं। विमेन एम्पावरमेंट के लिए जो रजिस्टर्ड विमेन मेंबर्स होते हैं उनको अपन डबल करना चाहते हैं। हल्का फुल्का जो भी आपको डेटा याद रहे वो आप लिख सकते हो, ठीक है। अब लाइव स्टॉक समझ लिया, ठीक है। अब 2 तरह की स्कीम चलेगी। एक तो लाइव स्टॉक के लिए, कि लाइव स्टॉक के लिए अपन क्या कर रहे हैं, तो वो जो साइकिल मैंने समझा है उसमें कौन कौन सी स्कीम अपन चला रहे हैं, और जो लाइव स्टॉक फार्मर है उनके लिए कौन कौन सी स्कीम चला रहे हैं, तो वो भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। और लास्ट में अपन सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे कि जनरल फार्मर्स के वेलफेयर के लिए सरकार कौन कौन सी स्कीम चला रही है, ठीक है। तो लाइव स्टॉक के लिए क्या है, मैं पहली चीज बताई थी भाई, ब्रीड इंप्रूवमेंट अपन करना चाहते हैं। तो ब्रीड इंप्रूवमेंट करने के लिए मैंने आपको सेंटर की स्कीम अभी मैं बताऊंगा। फिर भी राजस्थान में अपन क्या करते हैं, जो सेक्स सॉर्टेड स्कीम चलती है जिसमें जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट 50% सब्सिडी देती है, उसकी जगह पे अपन कितने देते हैं, 75% सब्सिडी देते हैं। तो पहली चीज होगी हमारे पास सेक्स सॉर्टेड सीमेन स्कीम, जिसमें अपन 75% सब्सिडी देते हैं, 2024-25 में अपन ने अनाउंस करी थी। फिर मैंने आपको बताया टैगिंग करते हैं, टैगिंग करने के बाद उनका बीमा होता है, लाइव स्टॉक की हेल्थ का इंश्योरेंस होता है। तो लाइव स्टॉक की अगर हेल्थ की बात करें, जिसमें इंश्योरेंस भी आ गया और जनरल हेल्थ भी आ गया, जिसमें है ना अपन वेटरनरी हॉस्पिटल खोलेंगे, वो सब चीजें, तो हर बार बजट में देखोगे कि कुछ वेटरनरी उप अस्पताल सब सेंटर खोले जाएंगे, वेटरनरी हॉस्पिटल खोले जाएंगे, फिर फर्स्ट ग्रेड के हॉस्पिटल खोले जाएंगे, सब सेंटर, सेंटर और फर्स्ट ग्रेड के हॉस्पिटल, ठीक है। तो सब सेंटर होंगे, हॉस्पिटल होंगे और फर्स्ट ग्रेड के हॉस्पिटल होंगे। हर साल आपको कि इतने खोले, इतने अपग्रेड किए, वो सब चलता रहता है। तो यहाँ पे वेटरनरी सर्विसेज हमारे यहाँ पे मिलेगी। उसके अलावा लास्ट ईयर के बजट में बोला गया था कि जानवरों में भी क्या होता है, कृत्रिम किसी के पेट टूट गया, किसी का कभी कोई पैदा होते टाइम पे बर्थ डिफेक्ट हो गया, तो कृत्रिम अंग का अगर अपन जैसे मनुष्य के लिए लगाते हैं वैसे ही जानवरों के लिए कर पाए, तो कृत्रिम अंग को प्रमोट करने के लिए हमने लास्ट ईयर के बजट में अनाउंस किया था कि एनिमल प्रोस्थेटिक सेंटर खोलेंगे अपन सांगानेर में, ठीक है। लास्ट ईयर के बजट में अपन ने बोला था। इंश्योरेंस के लिए ये मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना है। अगर आपका कोई पशु मर जाता है, ठीक है, तो उसके बदले उसको है ना आपको कुछ इंश्योरेंस मिलेगा, वो है। और अगर आपका पशुधन बीमार होता है तो उसके लिए फ्री लाइव स्टॉक स्कीम चलती है, फ्री हेल्थ चेकअप, ये सारी चीजें होंगी। निःशुल्क आरोग्य योजना चलेगी, ये मोटी मोटी चलेगी। इनको डिटेल में भी देखेंगे अपन, पर नॉर्मली लाइफ साइकिल में कौन कौन सी स्कीम चल रही है मैंने आपको फिर बताया था। चलो ठीक है, ये तो बीमारी होगी कि उनके फोडर की व्यवस्था बहुत जरूरी है। तो लास्ट ईयर के बजट में अनाउंसमेंट हुआ था कि हम केटल फीड प्लांट बनाएंगे, कहाँ पे, कोटा में। केटल फीड प्लांट बनाएंगे कोटा में। और इस साल के बजट में है कि पोल्ट्री फीड यूनिट बनाएंगे अपन तबीजी अजमेर में। कहाँ पे, तबीजी अजमेर में, प्रीलिम्स में आ सकता है, ठीक है, तबीजी अजमेर में बनाएंगे। उसके अलावा है ना कुछ हमारे जो लाइव स्टॉक है वो उनकी पॉपुलेशन ड्रास्टिकली कम हो रही है। जैसे अगर मैं बात करूं ऊंट की बात करूं, 1977 में उनकी पॉपुलेशन होती थी 11 लाख, आज घट के रह गई है 2.12 लाख, ठीक है। कितने 11 से 2.25 के आसपास आना बहुत ड्रास्टिक डिक्रीज है। तो हम चाहते हैं कि ऊँटों को कंजर्व करें, तो ऊँटों के कंजर्वेशन के लिए हमारे पास नेशनल लाइव ये कैमल कंजर्वेशन मिशन चलेगा, नेशनल क्या सॉरी हमारा स्टेट का, ठीक है। तो कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट मिशन चलेगा। उसके अलावा लास्ट ईयर के बजट में अनाउंसमेंट हुआ था, ठीक है, 25-26 नहीं सॉरी उससे पुराने वाले 24-25 में अनाउंसमेंट हुआ था। ये बजट का ईयर याद नहीं रखना है अपन को, चीजें याद रखनी है, ये क्या क्या है। जैसे गिग वर्कर के लिए अलग फंड होता है, एग्रीकल्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग फंड होता है, तो वो सेंटर के हैं। वैसे ही अगर मान लो अगर अपन यहाँ पे राजस्थान में पशुपालकों के लिए पशुधन के लिए अलग से फंड बनाए, तो हमने मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष बनाया, जिसमें अपन पशुपालन को प्रमोट करेंगे, एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट करेंगे। और ये फंड की वैल्यू कितनी है भाई, इस फंड की वैल्यू है 250 करोड़ रुपए। ये लास्ट ईयर अपन ने अनाउंस किया था, ठीक है। उसके अलावा हम चाहते हैं लास्ट की जो स्टेज आती है मिल्क को प्रमोट करना। तो मिल्क के लिए अपन कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर को प्रमोट करें, तो कोऑपरेटिव जो डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां डेयरियों को अपन प्रमोट करें, तो इसको प्रमोट करने के लिए जो एक फंड था 1000 करोड़ का होता था, उसको इस साल के बजट में अपन ने 2000 करोड़ कर दिया है। तो राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को अपन ने बढ़ा के 1000 करोड़ से 2000 करोड़ कर दिया है। तो ये मोटे मोटे ओवर द ईयर बजट में यही चीजें हुई है ना। मैंने आपको हल्की फुल्की बता दी, आप मेंस में लिख सकते हो। और प्रीलिम्स के लिए पोल्ट्री फीड यूनिट तबीजी में है, ये जो फंड है इसकी वैल्यू 2000 करोड़ रुपए हो गई है। और तो बाकी
सेक्स वोटेड स्कीम में अपन 75% सब्सिडी देते हैं। प्रीलिम्स की तो बातें इतनी सी है। तो नस्ल सुधार के लिए अपन लिंग आधारित वीर्य वर्गीकरण करते हैं, जिसमें ना वीर्य सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। उसमें 75% सब्सिडी, पशु चिकित्सा उपकेंद्र होंगे, चिकित्सालय होंगे, प्रथम श्रेणी के होंगे, ये सब चीजें अपन ने पढ़ी है। डेयरी डेवलपमेंट के लिए और क्या क्या चीजें हो रही है ना, या फिर इस बार के बजट में क्या क्या अनाउंसमेंट हुआ है। एक तो मैंने बता दिया कि जो राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, जिसकी वैल्यू अपन ने 1000 करोड़ से 2000 करोड़ अपन ने कर दी है। इसके अलावा एक स्कीम चलती है, दूध उत्पादकों को अपन संबल देना चाहते हैं। मतलब इस किसान जो दूध उत्पादक है उनको ऐसा लग रहा है कि उनको उनके दूध की वैल्यू प्रॉपर नहीं मिल रही है, ठीक है। तो उनको 5 रुपए डीबीटी डायरेक्ट दे देते हैं अपन, जो भी कोऑपरेटिव सेक्टर में दूध बेच रहे हैं उनको। तो दुग्ध संबल योजना है हमारे पास, दूध उत्पादक संबल योजना, जिसमें 5 रुपए अपन देते हैं, ठीक है। और उसके अलावा इस साल हमने बोला है कि 1000 मिल्क कलेक्शन सेंटर अपन खोलेंगे और न्यू मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट बनाएंगे अलवर में, 3 लाख लीटर कैपेसिटी का, है ना। तो ये याद रखना है, इस साल के बजट में अलवर में अपन ने खोला है। तो ये तो ओवर द ईयर बजट में क्या क्या चीजें अनाउंस हुई है अपन ने देखी एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, ठीक है। और अपन ने इसके अलावा पशु सखी की बात करी थी, याद आ रहा हो तो 37,000 होती थी, ठीक है। और लाइव स्टॉक से जो गोबर है उसको खाद में कन्वर्ट करने के लिए जैविक उर्वरक के लिए अपन ने एक योजना पढ़ी थी, गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना, ठीक है। ये सब चीजें पढ़ी थी। और अपन जब पशुओं के लिए चारागाह की बात, धरती की बात करते तो अपन ने बात करी थी 4.81% एरिया है, लगभग 16.5 लाख हेक्टेयर के आसपास एरिया है, ठीक है। तो ये तो स्कीम्स हो गई, ठीक है। अब धीरे धीरे एक एक करके वापस ढंग से आते हैं कि क्या क्या है स्कीम्स। तो देख लिए अपन ने, बजट के अनाउंसमेंट देखे हैं, खासकर बजट के अनाउंसमेंट अभी तक जो हुए हैं वो देखे हैं। सेक्स वोटेड स्कीम में भाई 75% सब्सिडी देते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये वेटरनरी सब सेंटर है ना, फर्स्ट ग्रेड हॉस्पिटल, मंगला पशु बीमा योजना, निःशुल्क आरोग्य योजना, ये सब चलती हैं। तभी जी में अपन ने पोल्ट्री फीड यूनिट खोला, कोटा में चारा संयंत्र खोला, ठीक है। डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अपन ने 1000 से 2000 करोड़ किया, पशुपालन विकास कोष किया 250 करोड़ का, ये सब अपन ने देखा, ठीक है। और इस साल के बजट में मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट खोल रहे हैं अपन, अलवर में खोल रहे हैं, हजारों मिल्क प्रोसेसिंग सेंटर भी खोल रहे हैं अपन, ये सब देखें। अगर अपन और भी बात करें तो सबसे पहली चीज है वेटरनरी के लिए कुछ वही सब सेंटर होंगे, हॉस्पिटल होंगे, फर्स्ट ग्रेड हॉस्पिटल होंगे। उसके अलावा जैसे हमारे कोई भी पशुधन बीमार हो जाता है या तो उसके लिए भी कुछ मोबाइल वैन होनी चाहिए जो हाथों हाथ आ जाए। जैसे 108 अपन बीमार हो गए, कुछ भी चीज हो गई, अपन तुरंत 108 को कॉल लगा देते हैं। क्या पशुओं के लिए कोई है? तो भाई वो है 1962। कितनी? 1962 नंबर की है हेल्प। ये मोबाइल वेटरनरी वैन है जो अपन कॉल करेंगे और आ जाएगी। उसके अलावा वैक्सीन की जब अपन बात करते हैं तो आपके इकोनॉमिक सर्वे में दे रखा है ये किस किस चीज की वैक्सीन अपन लगवाते हैं। फुट एंड माउथ डिजीज के अपन लगाते हैं, लंपी स्किन डिजीज के अपन वैक्सीन लगवाते हैं, ठीक है। कौन सा चरण चल रहा है क्या नहीं याद रखना। लंपी स्किन याद हो तो, है ना, उस 3-4 साल पहले बीमारी आई थी, है ना, गायों पे चकते हो गए थे और फिर उनकी डेथ हमें देखने को मिली थी, तो वो अपन उसके लिए भी इंप्रूवमेंट करते हैं। ब्रीड के लिए मैंने बता दिया, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन अपन करते हैं, है ना। अब केमल कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट मिशन मैंने बता दिया था, इसको अपन थोड़ा डिटेल में देखेंगे। और लाइव स्टॉक की फ्री हेल्थ स्कीम, है ना, और निःशुल्क आरोग्य योजना, ये भी चलती है जो अपन देखेंगे। और एक ड्राफ्ट पॉलिसी अपन लेके आए थे, नेशनल ड्राफ्ट राजस्थान लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट पॉलिसी 2019 के अंदर, ठीक है। ये याद रखनी है कि ड्राफ्ट पॉलिसी थी 2019 के अंदर। अब ये तो चलो मैंने मोटा मोटा बताया, ठीक है। बजट की स्कीम्स बता दी और राजस्थान इकोनॉमिक रिव्यू में जो चीजें दे रखी थी वो बता दी। अगर अपन नेशनल लेवल पे स्कीम्स की बात करें तो एक स्कीम तो चलेगी जो हमारी जो खुद की जो हमारे देश की ट्रेडिशनल ब्रीड्स हैं, है ना, उनको कंजर्व करने की बात चलेगी। तो एक हमारी जो केटल्स की ब्रीड्स होती हैं खासकर, उसके लिए अपन ने ठीक है, सॉरी। तो अगर अपन स्टेट ऐसे बात करें अपन कि इंडियन गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप लिए हैं, तो एक तो जो हमारी जो ट्रेडिशनल केटल्स होती हैं उनको कंजर्वेशन के लिए, ठीक है, उनके लिए है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। बस मोटा मोटा याद रख लेना, आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हो। जब अपन लिखेंगे लाइव स्टॉक के बारे में तो नेशनल भी स्कीम लिखेंगे। तो भाई
नेशनल ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन ये चलता है। उसके अलावा नेशनल लाइव स्टॉक मिशन है जिसके अंदर अपन ब्रीड डेवलपमेंट करते हैं। बाकी की ये तो अपने इंडिजिनियस ब्रीड हो गई, उसके अलावा जितने भी हैं उनके लिए फोडर के लिए है ना, इनोवेशन के लिए, लाइव स्टॉक के लिए अपना चलता है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, जिसमें मैंने आपको बता दिया था ये सेक्स सॉर्टेड सीमन स्कीम नेशनल राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंदर है ना। मैंने आपको लाइव स्टॉक मिशन के अंदर बता दी थी, ये गोकुल मिशन के अंदर है। सेंटर में अपन ने भी एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बना रखा है, ठीक है। और उसके अलावा डेयरी प्रोग्राम को प्रमोट करने के लिए एक प्रोग्राम चलता है, नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट, ठीक है, ये सेंटर का चलता है। उसके अलावा लाइव स्टॉक की हेल्थ के लिए लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम चलता है। ये सेंटर के 2-5 मैंने ऐसे ब्रीफ में बता दिया। अपने लिए फार्मर्स जो अपने लिए जो काम की चीजें हैं, जो राजस्थान में क्या क्या हो रही है लाइव स्टॉक के लिए वो है। तो बजट के अनाउंसमेंट मैंने बता दिया और क्या क्या हो रही है, कैसे वैक्सीनेशन हो रहा है, ये सब चीजें। तो अपन ने लाइव स्टॉक के बारे में तो बात कर ली। लाइव स्टॉक के अलावा जो लाइव स्टॉक फार्मर है उनके लिए क्या क्या चीजें हो रही है, तो वो चीजें अपन देख लेते हैं कि लाइव स्टॉक फार्मर के लिए क्या क्या कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अपन समझने की कोशिश करते हैं। कोई लाइव स्टॉक फार्मर है, ठीक है, कभी मान लो मैं दूध उत्पादक हूं, ठीक है, मैं खुद बीमार हो गया तो भाई दूध निकालने कौन जाएगा, गाय का भैंस का, ठीक है, तो उसके लिए कुछ स्कीम है, तो थोड़ा कंपनसेशन मिले, या हॉस्पिटल में भी खर्चा लग रहा है तो भाई कुछ तो मिले, है ना, तो वो स्कीम है। और फिर एक है कि मान लो मैं दूध बेचने जा रहा हूँ, एक्सीडेंट हो गया मेरा, तो मैं मर गया, मेरी आंख फूट गई, कुछ हो गया, तो उसके लिए भी कुछ स्कीम होनी चाहिए इंश्योरेंस के लिए, तो उसके लिए भी कुछ स्कीम है। और फिर मान लो मैं दूध बेचने भी गया और मार्केट में मुझे रेट ढंग की मिली भी नहीं, तो सरकार कुछ सब्सिडी दे दे, कुछ 5 रुपये एक्स्ट्रा दे दे मुझे, तो मुझे तो लग जाए कि हाँ यार मन शांत हो गया कि हाँ ठीक है, मेहनत करी थी, अपने खर्चा निकल गया, ठीक है, वो तो उसके लिए भी कोई स्कीम है। और मान लो मैं भी बीमार नहीं हुआ, मेरा भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, ठीक है, दूध की रेट भी ठीक मिल गया, मान लो मेरी गाय ही मर गई, ठीक है, किसी बीमारी की वजह से, लंपी स्किन की डिजीज से मर गई, ठीक है, तो उसके लिए भी कोई बीमा की स्कीम होनी चाहिए, वो चीज़ है। और ये तो चलो ठीक है, एक ये तो पशुधन की है। मान लो पशुधन के में खूब सारी स्कीम चलती है, जैसे मंगला पशु बीमा योजना हो गया, ये खूब सारी स्कीम चलेगी। अब मान लो मैं कभी कभी ऑफिसों के चक्कर काटूं, है ना, कि मेरे सर ये गाय का पंजीकरण नहीं हो रहा है, इसका पंजीकरण करो, इसकी टैगिंग करो, ठीक है, मैं इस स्कीम में एलिजिबल नहीं हूँ, वो नहीं, है ना। तो एक डिपार्टमेंट की बात करूँ मैं, तो पशुधन वाली डिपार्टमेंट की बात करूँ, डिपार्टमेंट एनिमल हस्बेंड्री वाले की। उसके अलावा कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो फार्मर तो हर जगह पे हर जगह हर स्कीम का फायदा क्या मतलब बेनिफिशियरी होते हैं, उनको तो जरूरत पड़ती है। तो इसमें क्या करते हैं, मैं ये बोलूं कि एक तो फार्मर है, 10 ऑफिसों में चक्कर लगाए, उसके बजाय 10 ऑफिस उसके पास में आ जाए, तो अपन कैंप वैम्प लगा के करें, उन कैंप में अपन सबसे पहले प्रायोरिटी पे पशुधन वाला काम करवा दें, तो संबल पखवाड़ा चलता है, ठीक है, वो चीज। तो ये स्कीम है आपके इकोनॉमिक रिव्यू में दे रखी है। तो अब अपन चलते हैं एक एक करते हुए। सबसे पहले अपन चलते हैं कि मंगला पशु बीमा योजना क्या है, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना क्या है। तो एक अपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देखी थी कि फसल खराब हो जाए तो उसके लिए अपने प्रीमियम है वो थोड़ा सा आप 2%, 1.5%, 5% फार्मर दे, बाकी सरकार देगी। यहाँ पे पूरा का पूरा क्या है, फ्री है, ठीक है, यहाँ पे पूरा प्रीमियम कौन देगा, सरकार देगी, तो फ्री होता है। अब ये बताओ, एक बकरी मरती है और एक गाय मरती है, क्या सेम बात है? नहीं, है ना। बकरी मरेगी तो कम पैसे मिलने चाहिए, गाय मरे तो ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। तो यहाँ पे दो तरह के बिग एनिमल, है ना, और स्मॉल एनिमल को अपन कैटेगराइज करते हैं। बिग एनिमल के लिए 40,000 रुपए मिलते हैं, छोटे के लिए 4,000 रुपए मिलते हैं। अब छोटे में काउंट कितना है, तो भाई गाय कितनी गाय मर जाए, 5 गाय मर जाए तो क्या आपको 40,000 रुपए पांचों के मिलेंगे? नहीं, 2 गाय या 2 भैंस या 1 गाय 1 भैंस से मिलेंगे। उधर बकरियों में 10 बकरी 10 भेड़, ऊँटों में भी 1 से ज्यादा, पहले 1 ही था, फिर धीरे धीरे 10 मर जाए तब भी पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज होती है। तो 40,000 और 4,000 रुपए मिलते हैं, ठीक है। और लाइव स्टॉक में कौन कौन से कवर, कौन कौन से? भेड़, बकरी, ऊंट, गाय, भैंस। भेड़, बकरी, ऊंट, गाय, भैंस ये कवर हैं, इसके अंदर 5 जानवर कवर हैं, 3 ये कवर हैं। अब इनके लिए 40,000 और छोटों के लिए 4,000 रुपए मिलते हैं, पूरा प्रीमियम सरकार देगी। तो कुल मिला के यही, अगर उनको लाइव स्टॉक की अगर डेथ हो जाती है तो उनको अपन संबल प्रदान कर सकें। अब पहले जब ये अनाउंस हुई थी लास्ट ईयर, तो इसका टारगेट था 21 लास्ट ईयर 21 लाख पशुओं को टारगेट करना है। अभी इसका जो टारगेट है 2 वर्षों में कि हमें 42 लाख पशुओं को टारगेट करना है, 42 लाख टारगेट है इसका। ठीक है। तो दुधारू गाय, भैंस, ऊंट पे 40,000 मिलते हैं, बकरी, भेड़ के लिए 4,000 रुपए मिलते हैं। आपने क्लेम लगा दिया, 21 दिन में आपका पैसा आ जाएगा। और जन आधार कार्ड होल्डर, लाइव स्टॉक क्रिएटर जो हैं वही इसके एलिजिबल होते हैं, ठीक है। अब मान लो
खूब सारे फार्मर आ गए कि हमारे हमारे ये डेथ हो गए, तो भाई लॉटरी से डिसाइड होता है, मान लो लिमिटेड है, ठीक है, कि उसी मान लो किसी गांव में लिमिटेड है कि इस गांव में इतने जो पशुपालक हैं उनका इंश्योरेंस कर सकते हो, ज्यादा के मर गए तो भाई लॉटरी से डिसाइड होगा। अब इसमें भी एक और चीज है, मान लो आपने सरकार से लोन ले रखा है, अब लोन कैसे लेते हैं, या गोपाल क्रेडिट कार्ड याद आ रहा होगा 1 लाख तक का, तो पशुधन के लिए लेते थे, लोन भी ले रखा है, भैंस भी मर गई तो चुकाओगे कैसे, तो प्रायोरिटी में इंश्योरेंस का पैसा किसको मिलना चाहिए, जिसने लोन ले रखा है, तो गोपाल क्रेडिट कार्ड वाले या सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले हो गए, इनको अपन प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है, इनको अपन प्रायोरिटी देते हैं। तो लखपति दीदी या गोपाल क्रेडिट कार्ड वालों को अपन प्रायोरिटी देते हैं इंश्योरेंस में। एक जन आधार पे कितनों का अपन बीमा करवा सकते हैं, तो 2 गाय या 2 भैंस या एक हो, 10 बकरी, 10 भेड़ या 10 ऊँटों का अपन करवा सकते हैं, ठीक है। पूरा किसान को, कोई पशुपालक को कोई प्रीमियम नहीं देना, पूरा प्रीमियम राज्य सरकार देगी, और केवल टैग लगे पशुओं का अपन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि किसी का टैग नहीं लगा हुआ, वो जनगणना में नहीं, वो गिनती में नहीं आया, तो भाई पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। अब अपन चलते हैं कि मैंने आपको बताया कि मान लो बिजली के तारों की कोई समस्या है, अब तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जाएं, ठीक है, मुझे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में मान लो नामांतरण की कोई समस्या है, फिर उसमें जाओ, है ना, ऐसे पशुधन, ऐसे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में मेरे को बीमा करवाना है, ये सब। तो अगर सारे डिपार्टमेंट एक छत के नीचे आ जाएं तो उसको सरकार कैंप लगाती रहती है, अलग अलग नाम देती है हमेशा। तो अभी जैसे एक ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा अपन ने लगाया, जिसमें लास्ट माइल डिलीवरी, लास्ट पंक्ति में जो आदमी खड़ा है अंत्योदय है, उसको भी अपन सारी जो सरकार की स्कीम्स है उनसे रजिस्ट्रेशन करके उनका बेनिफिट उसको प्रदान करवा सकें। तो ये डिपार्टमेंट इसमें है। तो इसमें अपन ने पशुओं का भी किया होगा, पशुधन की जितने भी स्कीम चलती हैं वो, तो ये चला था 24 जून से 9 जुलाई तक के। इस अभियान के अंतर्गत जो भी पात्र व्यक्ति थे उनको योजनाओं से अपन ने सीधा जोड़ा था, ठीक है। तो ये अंत्योदय फिलोसफी का काम करता है कि अंतिम व्यक्ति को भी लाभ मिलना चाहिए, तो एक ही स्थान पर मल्टी सर्विसेज मिल जाती है। अब मैंने बताया कि दूध बेचने जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया तो, और बहुत ज़्यादा लग गई। अब लग गई तो इंश्योरेंस कुछ पैसा मिलना चाहिए। मान लो यार किसी की डेथ ही हो गई, किसी का आंख फूट गया, किसी के पेड़ टूट गया, कुछ भी हो गया, हार्ट टूट गया, तो इंश्योरेंस मिलना चाहिए दूध उत्पादकों को। तो अब इंडिविजुअल आदमी लेने जाए तो महंगा पड़ेगा। एक है कि सरस ने क्या बोल दिया कि देखो भाई, जो कोऑपरेटिव सेक्टर में दूध दे रहे हैं उनका हम सामूहिक बीमा करवा देते हैं, प्रीमियम रेट थोड़ी सी कम पड़ जाएगी। तो ये किसके लिए है कि जो भी आरसीडीएस से जुड़े हुए जो भी दूध उत्पादक हैं उनके लिए बीमा है 5 लाख तक का, ठीक है। तो अब इसमें 5 लाख सबको अलग अलग है ना। अगर एक पेड़ टूटता है, 2 पेड़ टूटते हैं, डेथ हो जाती है, सबके अलग अलग है कि किस टाइम पे कितना मिलेगा। अपने लिए कि हाँ मैक्सिमम डेथ हो जाएगी तो 5 लाख रुपए मिलते हैं। कब स्टार्ट हुई थी, तो भाई ये 1 जनवरी 2017 से स्टार्ट हुई थी, और अभी इसका कौन सा चरण चल रहा है, अभी इस स्कीम का 9वां चरण चल रहा है, ठीक है। 9वां चरण चल रहा है, 1 जनवरी 2017 से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो दूध उत्पादक किसान और उनके परिवार भी कवर है, उनको आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते हैं दुर्घटना की स्थिति में। तो अगर मृत्यु हो जाए या ऐसी अपंग स्थिति होगी कि वो काम नहीं कर सकता, तो उस केस में जैसे दोनों आंखें, दोनों हाथ, दोनों पेट टूट गए, है ना, दोनों आंख फूट गई, वैसे की स्थिति में 5 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई दूसरी कंडीशन है, अस्थायी अपंगता है, तो 2.5 लाख रुपए तक आपको मिलेंगे। ये अपन को हल्का फुल्का याद रखना है कि 2.5 से 5 लाख रुपए मिलते हैं डिसेबिलिटी की कंडीशन में। अगर डेथ भी हो गई तब भी 5 लाख रुपए अपन को मिलेंगे। ये सिर्फ फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। लाभार्थी जो राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन में रजिस्टर्ड हैं उनको ही मिलता है, और जो प्रीमियम की रेट आएगी वो थोड़ी सी SC ST महिलाओं के लिए कम रहेगी। जो महिला दूध उत्पादक हैं उनके लिए कम होगी, SC ST वालों के लिए कम होगी। और इसके लिए जो इंश्योरेंस कंपनी से अपन ने टाई अप कर रखा है उसका नाम है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। जो सरस ने जिसके साथ इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप कर रखा है वो है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इसके साथ MOU कर रखा है। तो अपन ने कौन कौन सी देख ली, मंगला पशु बीमा योजना देख ली, अंत्योदय संबल पखवाड़ा देख लिया, और अपन देख रहे हैं अपन ने सरस, है ना, सरस सुरक्षा कवच योजना देख ली बीमा वाली, सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना देख ली एक्सीडेंट के लिए। अब अपन चलते हैं सरस सामूहिक आरोग्य बीमा योजना, है ना। कोई भी दूध उत्पादक है, वो या उसके फैमिली का दो डिपेंडेंट बच्चे, ठीक है, वो बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, 1 लाख रुपए तक का खर्चा आता है। तो 1 लाख रुपए तक का खर्चा आ रहा है तो वो आपको वापस से वो करेंगे, है ना, बीमा में होता है, उसको आपको कैशलेस हो जाएगा। अब हॉस्पिटल में 7 दिन पहले से और 15 दिन बाद में डिस्चार्ज के बाद वो सब भी कवर होता है, ठीक है। तो भर्ती से 7 दिन पहले का और उसके 15 दिन बाद तक का कवर होता है, और 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता अपन को मिलती है,
ठीक है। और सदस्य पति पत्नी और अधिकतम 2 आश्रित बच्चों के लिए होती है। और इसमें भी वही, अगर आप जिला जो आपकी डिस्ट्रिक्ट की कोऑपरेटिव है उसमें रजिस्टर्ड हो तो आपको ये मिलेगा। और ये अभी 19वां चरण चल रहा है। सुरक्षा कवच का कौन सा चल रहा था? 9वां। और सामूहिक आरोग्य बीमा का 19वां चरण चल रहा है। बहुत पुरानी स्कीम है, ठीक है। बस इतना सा अपन को याद रखना है, 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता मिलती है। पति पत्नी हो, ठीक है, उनके 2 बच्चे हैं वो भी कवर हैं, आश्रित बच्चे। अब चीफ मिनिस्टर दुग्ध उत्पादक संबल योजना, मैंने बताया दूध बेचने गए, रेट ढंग की नहीं मिली, तो अपन चाहते हैं कि उनको थोड़ा सा अपन सपोर्ट कर सके। तो इसके लिए राजस्थान सरकार 2019 में एक रेट स्कीम लेके आती है, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना, कि उनको संबल दिया जाए। तो पहले 2 रुपए का संबल दे रहे थे, फिर 2022-23 से इस संबल को बढ़ाते हुए 5 रुपए पर लीटर कर दिया, कि हर लीटर पे 5 रुपए सीधा डीबीटी से उसके खाते में अपन डाल देंगे। इस साल के लिए, लास्ट ईयर साल के लिए अपन ने 5 लाख दूध उत्पादकों का टारगेट रखा था और 650 करोड़ का टारगेट रखा था, ठीक है। 5 लाख दूध उत्पादकों को फायदा होगा और 650 करोड़ का प्रावधान था। तो अपन ने कब से किया? ये 2022-23 से बढ़ा के किया। तो अगर मान लो इस स्कीम में मैं स्टेटमेंट बना दूं कि 5 रुपए पहले अनुदान बढ़ाकर 2 रुपए से 5 रुपए इस साल के बजट में कर दिया गया, तो स्टेटमेंट सही है कि गलत है? गलत है। ये 22-23 से ही चल रहा है, ठीक है। ये गहलोत सरकार के टाइम से ही चल रहा है। अब जब अपन पढ़ ही रहे थे, लाइव स्टॉक पढ़ रहे थे, तो अपन ने नॉर्मल, तो मैंने बातें बता दी थी। एक कंजर्वेशन में अपन ने जो ब्रीड्स होती है कि है ना नॉर्मल, उनके लिए अपन ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन देखा था। अगर वैसे अपन अपने राजस्थान में खासकर बात करें तो ऊँटों की पॉपुलेशन बहुत ड्रास्टिकली कम हो रही है। तो थोड़ा सा अपन देख लेते हैं, कभी इंटरव्यू में पूछ लेते हैं क्या क्या किया है, क्यों क्यों हो रही है। तो ऊँटों की पॉपुलेशन कम, मैंने बताया कि अगर अपन 1977 की बात करें तो लगभग 11 लाख थी, जो आज घट के 2.12 लाख के आसपास हमारी पॉपुलेशन हो गई है। अभी जो रिसेंट अपन ने एग्रीकल्चर सेंसस की बात करी थी, ठीक है, 2.12 लाख के आसपास हो गया। तो ये जो ड्रास्टिकली घटी है, इसके रीजन क्या है? तो भाई पहले तो सिंपल सी बात है, ऊँटों को अपन परिवहन में काम लेते थे, ट्रांसपोर्टेशन में, तो अब तो गाड़ियाँ घोड़ वो चलते हैं, तो वो भाई कम होना ही है, ठीक है। और ऊँटों का क्या ना कि स्लोटर भी होने लग गया था बीच में, ठीक है। ऊँटों को इलीगल स्मगलिंग होती थी और मार के इनका मीट भी बेचा जाता था, तो इसकी वजह से भी इनकी पॉपुलेशन कम देखने को मिली थी, ठीक है। उसके अलावा लोगों के पास इंसेंटिव नहीं है ऊँट पालने का। इंसेंटिव नहीं, क्यों ऊँट पालूं, ठीक है, क्यों मैं करूं? उनका दूध भी इतना अपन प्रमोट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो ये सारे रीजन हैं कि ऊँटों की पॉपुलेशन धीरे 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 कम होती गई। इवन आप जो घरों में ऊँटों का जो बाड़ा टाइप से होता है, बड़ा एरिया, वो धीरे धीरे लोगों ने अपने घर बनाने लग गए, ऊँटों का श्रिंक होता गया। लोग पालना ही नहीं चाहते, इंसेंटिवाइज ही नहीं है। तो भाई इसको, अब ये तो हमें भी पता है कि ऊँटों को, ये तो इकोलॉजी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कैसे प्रमोट करें? तो भाई हमको सपोर्ट करना पड़ेगा। जो भी ये कम्युनिटी है, जैसे कि कौन सी ट्रेडिशनल कम्युनिटी है जो रायका रेबारी इन्हीं पे डिपेंडेंट है ना, और भी कम्युनिटी है जो ऊँटों को पालती है, उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने सपोर्ट करने के लिए स्कीम को अपन ने चूज किया। तो एक तो अपन ने सपोर्ट करने के लिए स्कीम का वो किया। एक मैंने बताया कि स्लोटर होता था, तो स्लोटर को रोकने के लिए, है ना, इनका जो है ना, जो इनकी हत्या की जाती थी और मांस बेचा जाता था, उसको रोकने के लिए अपने 2015 में एक एक्ट लेके आते हैं, जो यही कंट्रोल करता था कि इनका ट्रेड जो होगा, ट्रेड या ट्रांसपोर्टेशन होगा ऊँटों का, उसको लिमिट करेगा, ठीक है। उसके लिए परमिशन चाहिए होगी। तो राजस्थान कैमल प्रोहिबिशन ऑफ स्लोटर एंड रेगुलेशन ऑफ टेम्परेरी माइग्रेशन और एक्सपोर्ट एक्ट अपन लेके आते हैं, ठीक है। इसमें ताकि अपन उनका एक्सपोर्ट और ये जो मीट के लिए उनको मारा जाता है वो कम कर सके। और लेकिन दिक्कत यही, अपन ने वो तो बचा लिया, लेकिन अब ऊँटों का ट्रेड जो होता है, बेचना या फिर एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना, वो डिफिकल्ट हो गया, ठीक है, अलाउ नहीं होता है। तो एक रीजन इसकी वजह से ये भी है कि अब बड़ी दिक्कतें आती है, ठीक है। जरूरी नहीं कि यार अब ऊँटों को सिर्फ मारने के लिए ही, है ना, उनका ट्रांसपोर्ट करो, किसी और एक जगह से दूसरी जगह और रीजन से भी अपन जा सकते हैं। इस एक्ट में और भी प्रावधान थे, अपन को जाना नहीं है, पर अपन को बस इतना से याद रखना है कि 2015 के आसपास अपन कोई एक्ट लेके आए थे। आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप गूगल कर लेना, ठीक है। अब मैंने बताया कि 2016 के आसपास हमें समझ में आता है कि भाई इनको अपन को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, तो अपन ने इनके लिए इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा जो भी फार्मर्स हैं उनको। तो अपन ने एक स्कीम लेके आए, उष्ट्र विकास योजना, जिसमें अपन उष्ट्र विकास योजना में अपन क्या देते थे, 10,000 रुपये पर काफ देते थे ना, 10,000 रुपये। फिर बाद में इसी स्कीम को थोड़ा और बेटर करके कैमल कंजर्वेशन करी, इसमें भी अपन 5,000 रुपये 2 टुकड़ों में देते थे। आज की तारीख में जो चलता है वो चलता है कैमल कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट मिशन, जिसमें अपन 20,000 रुपये पर कैमल देते हैं, ठीक है।
और पहले ऐसा था कि एक ऊँट पे मिलते थे, अभी मल्टीपल आप 2 करो 4 करो मल्टीपल करो, ठीक है, आपको कोई लिमिट नहीं है, उसके लिए आपको 20,000 रुपये पर काफ मिलेंगे, ठीक है, ये चीज़ें ताकि अपन इनका कंजर्वेशन कर सकें। और बाकी मंगला पशु बीमा योजना बात करी थी, तो ऊँटों का बीमा भी अपन करवा देते हैं। फ्री आरोग्य स्कीम, निःशुल्क आरोग्य योजना की बात करी थी, तो इनके हेल्थ चेकअप सारे फ्री हो जाएंगे। हेल्थ चेकअप फ्री हो गया, मर गया तो बीमा के पैसे मिल जाएंगे 40,000 रुपये, और 20,000 रुपये पर काफ उनको इंसेंटिवाइज करते हैं कि यार तुम इनको पालो और आगे बढ़ाओ, ठीक है, ये चीजें हैं। तो ये ऊँटों के बारे में भी अपन ने थोड़ा सा देख लिया। अब अपन आते हैं गोपालन के लिए, ठीक है। तो हमें पता है कि गाय का जो पंचगव्य निकलते हैं बहुत उपयोगी होते हैं हमारी हेल्थ के लिए, सब चीज़ों के लिए, ठीक है। अब गायों के लिए हमने क्या करना है कि सेपरेट, पहले तो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ही देखता था, हमने बोला कि यार नहीं यार सेपरेट डिपार्टमेंट बनाते हैं। तो एक बजट 2013-14 में अनाउंसमेंट हुआ कि इनके लिए सेपरेट डायरेक्टोरेट बनाया जाएगा, ठीक है। तो एक सेपरेट डायरेक्टोरेट अपन ने बना रखा है, डायरेक्टोरेट ऑफ गोपालन अपन ने बना रखा है, ठीक है, जो कि जयपुर में है। वैसे ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट गोपालन कमेटी होती है। तो नेशनल लेवल अपने डायरेक्टर जो भी होंगे इस डायरेक्टोरेट निदेशालय के जो निदेशक होंगे वो हैं सबसे ऊपर जयपुर में, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट गोपालन कमेटी होती है जो कलेक्टर साहब उसको देखते हैं, ठीक है। अब करते क्या होंगे ये कमेटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गौशाला, नंदीशाला ये सब रेगुलेट करने का काम करते होंगे। तो अपन गायों के लिए, नंदियों के लिए स्पेशल चलाना चाह रहे थे, उसके लिए डिपार्टमेंट ये डायरेक्टोरेट ऑफ अपन गोपालन अपन ने बना लिया, निदेशालय अलग से अपन ने बना लिया, ठीक है। बाकी ये सब आप जियोग्राफी में देखते ही होंगे, राजस्थान में गोवंश की कौन कौन सी नस्लें मिलती है। हमें पता है कि दोनों पर्पज को सोल्व करना चाहते हैं तो कांकरेज और हरियाणा बढ़िया, कांकरेज ज़्यादा मिलती है। अगर सूखे की समस्या में भी अपन बढ़िया काम करें, बढ़िया दूध दे, तो अपन को पता है कि राठी है ना, साई, राठी, थार, बाकर ये हमारे यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। और ड्राफ्ट ब्रीड में जो वजन उठा सके, नागौरी, मालवी, ये मिलते हैं। ये सब राजस्थान ज्योग्राफी में आप पढ़ोगे। गो उत्पादों के क्या फायदे हैं ये सब आपको पता है, ठीक है, इसमें अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ, ये अब थोड़ा सा अपने काम की चीज़ है कि राजस्थान में जो अपन कंजर्वेशन की बात करते हैं, गायों के कंजर्वेशन की बात करते हैं, उसके लिए जो रूल्स बने हुए हैं वो इसमें हैं। तो ये है गोवंश संरक्षण एवं संवर्धन निधि 2016 और 2021। तो सारी चीज़ें अपन नंदीश इसी में अपन करते हैं। तो जो देशी गोवंश की नस्लें हैं उनको संरक्षण करने के लिए, उनके विकास के लिए इसी निधि से अपन फंड देते हैं। राजस्थान गोवंश संरक्षण एवं संवर्धन निधि 2016 और 21 के रूल्स भी हैं इसमें, बाकी ज़्यादा कुछ काम की चीज़ नहीं है। अब स्कीम कौन कौन सी चल रही है ना, स्कीम कौन कौन सी चल रही है देखो। एक तो ये है कि कोई गौशाला है, रजिस्टर्ड गौशाला है, ठीक है, डायरेक्टोरेट ऑफ गोपालन के अंदर। अब मैं उसमें कोई, मान लो कोई गोपालक है, उसके लिए कमरे बनवाने हैं, लेट बाथ बनवाने हैं, कुछ बनवाने हैं, मुझे परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, तो उसके लिए कोई चीज़ है। और कोई गौशाला है, अगेन रजिस्टर्ड है, मान लो वहाँ पे जनरली गायें होती हैं, उनका दूध निकलता है, उसको बेचते हैं, जो भी घी बनता है उसको बेचते हैं, उससे उनकी इनकम चलती रहती है। लेकिन मान लो कोई अनप्रोडक्टिव है, कोई बीमार कैटल है, कोई अनप्रोडक्टिव कैटल है, ठीक है, तो उसके खर्चे पाने के लिए तो ये जो गौशाला वाले होंगे हाथ खड़े कर देंगे कि हमने इनका क्या फ़ायदा। तो भाई उनको इंसेंटिवाइज करने के लिए कि तुम इनको भी पालो, उसके लिए भी अपन कुछ स्कीम चलाते हैं, ठीक है। अब चलो ठीक है, गाय तो दूध भी देती है, पहले बेल का भी बड़ा यूज़ था, लेकिन अब बेल ट्रांसपोर्टेशन में भी काम नहीं आते, खेती में भी काम नहीं आते। तो ये जो नर पशु हैं वो उनकी दिक्कत हो गई है, तो नंदी जो है उनके लिए भी एक अलग से अपन है ना गौशाला खोल सकते हैं। तो नंदीशाला की अलग से बात हो गई, ठीक है। तो ये स्कीम चलती है। उसके अलावा ना, अगर अपन ये जो आवारा पशुओं की समस्याएं होती है ना, ये तो गायें तो कौन सी जो अपन पाल रहे हैं है ना, नंदीशाला वाली हो गई, गौशाला हो गई। उसके अलावा जो गायें जो घूमती रहती है आवारा, उनके लिए भी कुछ होना चाहिए। तो उसके लिए भी अगर कोई है ना, कोई आश्रय स्थल बनाना चाहते हैं अपन, जनता के साथ मिलके, गांव वाले मिलके, सरकार के साथ मिलके, तो उसके लिए भी एक अलग स्कीम है, ठीक है। और जो पशुधन है जिनको अपन ने वध होने से बचाया, जो होता ना कि कई बार ट्रक पकड़ लिया गायों का भरा हुआ है ना, अवैध तस्करी कर रहे थे, वो पकड़ लिया, तो वैसी गायें हैं तो उनके भी खर्चे पानी के पैसे देने पड़ेंगे गौशाला में, तो उसके लिए हमारे पास कोई स्कीम है, ठीक है। और उसके अलावा जो इनका प्रोडक्ट निकलता है गायों का है ना गौशालाओं से, उसके वैल्यूएडिशन में अपन क्या क्या कर सकते हैं, घी कैसे बेहतर बना सकते हैं, दूध कैसे बेहतर निकाल सकते हैं, उसके लिए ट्रेनिंग, वैल्यूएडिशन कैसे करें, उसके लिए भी स्कीम चलती है। तो ये मोटी मोटी स्कीम चलती है जो अपन देखते चलते हैं। तो एक तो चलती है गौशाला विकास योजना। इसमें मैंने बताया कि गौशाला विकास योजना में क्या है कि अगर अपन को किसी रजिस्टर्ड कोई गौशाला है उसमें अपन परमानेंट स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको 10 लाख रुपए तक मिलेंगे, ठीक है, और पर गौशाला मिलेंगे। उसमें भी फंडा यही है कि भाई 90% आप
सरकार देगी, 10% पब्लिक को मिलाना पड़ेगा। एक तो ये हो गई कि गौशाला विकास योजना, गौशाला का विकास करना चाहते हैं, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं। एक रजिस्टर्ड गौशालाओं में अपन ग्रांट एड देते हैं कि कोई बीमार पशु आ गया तो उसके लिए आप खर्चा पानी चलाओ उसका, ठीक है, चारे वारे की व्यवस्था करो, पानी की व्यवस्था करो, तो उसके लिए भी देते हैं। तो अपन अगर कोई बड़ा एनिमल है तो उसके लिए 50 रुपये पर डे के देते हैं, और छोटा एनिमल है तो 25 रुपये पर डे अपन देते हैं। उसके लिए मैंने बताया कि अगर अपन पंचायत स्तर पे नंदीशाला बनाना चाहते हैं तो उसमें भी वही 90-10 का फंडा चलेगा, और इसमें भी अपन पैसा देते हैं। और कोई पशु आश्रय स्थल बनाना चाहते हैं अपन आवारा पशुओं के लिए, ठीक है, तो उसके लिए भी अपन 1 करोड़ रुपए तक की पर यूनिट कॉस्ट आ सकती है, और उसमें 90-10 की फंडिंग वही चलती है ग्राम पंचायत लेवल पे। जो अपन केटल बचाते हैं तस्करी से, उनको सेवा के लिए 1 लाख रुपए, 1 साल तक के लिए उनका जो खर्चा पानी होते हैं ना, वो गौशालाओं को दिया जाता है। ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करवाए जाते हैं डायरेक्टर ऑफ गोपालन द्वारा जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, पाली में, ठीक है। ये याद नहीं रखना, कुछ काम की चीज नहीं है। ये जरूरी नहीं कि जहाँ पे 3-4 जिले हो गए वही भाई इंपॉर्टेंट है, भाई ऐसा कुछ नहीं होता। काम की जिले हैं, हाँ भाई, तभी भाई पोल्ट्री फीड यूनिट खोल लिए तो भाई वो काम की चीज है। ये ऐसे नहीं कि कहाँ पे ट्रेनिंग करवा रहे हैं, ये सब ज्यादा काम की चीज नहीं है। तो ये चीजें अपने चलती हैं, ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। अब अपन लाइव स्टॉक पढ़ रहे थे, लाइव स्टॉक का क्या शेयर होता है ये अपन ने देख लिया। लाइफ साइकिल से अपन ने चले गए, बजट अनाउंसमेंट क्या क्या हुआ है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के नाम अपन ने देखे। राजस्थान में जो दूध उत्पादक हैं उनके लिए कौन कौन सी वेलफेयर की स्कीम चल रही है वो अपन ने देखी। फिर अब अपन आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान में जो फाइनल प्रोडक्ट है दूध, सबसे ज्यादा जो दूध है 80% जो जीवीओ में आता है ना, ग्रोस वैल्यू आउटपुट में आता है, उसके प्रमोशन के लिए क्या है। तो हमने ये बात करी थी कि राजस्थान पूरे भारत का 14.51% मिल्क उत्पादन करता है, और सेकंड रैंक पे अपन आते हैं। अब ये सेकंड रैंक पे अपन आते हैं तो ये जो सेकंड रैंक अपन ने लाई कैसे, तो भाई इसमें बहुत सारी चीजों का योगदान है, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो धीरे धीरे अपन ने किए हैं। तो सबसे बड़ा फैक्टर जो है कि हमारे यहाँ पे जो सरस का कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर है, हमारे यहाँ पे जो सरस का कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर है 3 टियर में, वो बहुत अच्छा है। दूसरी बात, हमने हर साल प्रोडक्शन में और पर कैपिटा दूध अवेलेबिलिटी में, मिल्क अवेलेबिलिटी में, जैसे मान लो मोटा मोटा मैं डेटा बता रहा हूँ कि मिल्क अवेलेबिलिटी आप देखोगे पर कैपिटा अगर 2000 के आसपास अपन बात करें तो 350 ग्राम के आसपास अवेलेबल होता था पर पर्सन। आज की तारीख में 1 लीटर के ऊपर अवेलेबल है, ठीक है। तो इतना हमने 3 गुना के आसपास अपन ने बढ़ा ली है पर कैपिटा अवेलेबिलिटी। प्रोडक्शन भी अपन ने बढ़ाया है, ठीक है। और सरकार भी है ना, जैसे अपन ने दूध उत्पादक संबल योजना की बात की, सरकार भी इंसेंटिवाइज करती है कि आप दूध उगाओ, आपको हम पैसे देंगे। डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बना रखा है 2000 करोड़ का, ठीक है। पशुपालक कोष बना रखा है 250 करोड़ का, ठीक है। और भी सारी स्कीमें चल रही है। तो सरकार का भी बहुत बड़ा रोल रहा है इन सब चीजों में, डेयरी डेवलपमेंट में, ठीक है। तो आपके मेंस में 5 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है डेयरी डेवलपमेंट का, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि हम सेकंड नंबर पे आते हैं। हम आरसीडीएफ की बात कर रहे थे, है ना। हमने देखा था कि यार जो राजस्थान में जो मिल्क प्रोडक्शन इतना बड़ा है उसके पीछे एक मेजर रीजन ये है कि हमारे यहाँ पे कोऑपरेटिव सेक्टर बहुत अच्छा है, ठीक है। तो हमने देखा था कि यार आरसीडीएफ है वो संभालता है, लेकिन क्या सबसे पहले आरसीडीएफ था? नहीं, इसके पहले भी हमने एक संस्था बनाई थी, ठीक है। उसका नाम था राजस्थान स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसको फिर 1975 में बनाई थी, और फिर सारे काम वही डेयरी डेवलपमेंट के काम थे। फिर सारे काम हमने 1975 में आरसीडीएफ बना के इसमें कर लिए थे, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि आरसीडीएफ क्या करती है, तो भाई ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है ना। ये नोडल एजेंसी है जो ऑपरेशन फ्लड आपको वर्गीस कुरियन कुछ याद आ रहा हो, इंडियन में दूध उत्पादन बनाने के लिए श्वेत क्रांति कुछ हल्का फुल्का याद आ रहा हो उसके लिए। तो जो राजस्थान में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए जो ऑपरेशन फ्लड हुआ उसको किसने लीड किया होगा? आरसीडीएफ ने लीड किया होगा। और उसके अलावा ये जो डेयरी डेवलपमेंट के लिए हमारे जितने भी प्रोग्राम होते हैं उसके लिए नोडल एजेंसी का काम करती है। ये एक 3 टियर स्ट्रक्चर में काम करती है जो हम समझ ही चुके हैं अभी तक। और अगर अपन ग्रोथ सेक्टर की बात करें तो हमने लाइव स्टॉक की ग्रोथ रेट देखी थी 6%। मिल्क सेक्टर की अगर अपन एवरेज ग्रोथ रेट की बात करें तो ये लगभग हर साल 12% ग्रोथ रेट से ग्रो करता है। ये सब पॉइंट अपन मेंस में लिख सकते हैं। ये कुछ डेटा है जो आपके इकोनॉमिक रिव्यू से मैंने उठाया है कि मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी जितने भी हमारी डिस्ट्रिक्ट यूनियन है उनकी टोटल कितनी हो चुकी है? 51 लाख लीटर पर डे हो चुकी है। और एवरेज मिल्क प्रोक्योरमेंट आपकी जो इकोनॉमिक रिव्यू है उसमें दे रखा है 30.49 लाख किलोग्राम पर डे। और आपको याद आ रहा हो तो मैंने अभी जब विकसित राजस्थान के गोल पढ़ाए तो उसमें 33 दे रखा था। पुराना डेटा होगा, हो सकता है, हर साल कम ज़्यादा होता रहता है। ये हमें 2047 का गोल रखना है कि हमें एवरेज डेली मिल्क प्रोक्योरमेंट करते हैं वो हमें करना है लगभग कितना? 150 लाख किलोग्राम पर डे हमें करना है, ठीक है। और
बाकी ये कितने क्विंटल फोडर दिया, ये सब अपन ने पढ़े थे कि यार आरसीडीएफ नीचे फोडर वोडर हाई क्वालिटी के सीड प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, विकसित राजस्थान के गोल अपन ने देखे थे कि मिल्क एक्सपोर्ट अपन ने अभी ज़्यादा कुछ नहीं करते, तो 5000 मीट्रिक टन करना है, और जो फंक्शनल जो हमारे पास प्राइमरी डेयरी कोऑपरेटिव हैं उनको बढ़ा की संख्या 44,000 करनी है। ये चीज़ें हमने देखी थी ना। बस इतने से मैं आपका डेयरी डेवलपमेंट खत्म हो जाएगा। और अभी इस बजट में क्या अनाउंसमेंट हुआ है, तो मैंने एक बताया था कि अलवर में अपन डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट खोल रहे हैं, उसके अलावा 1000 छोटे डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट खोलेंगे। उसके अलावा जो एग्रीकल्चर ये राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, इसकी वैल्यू बढ़ा के अपन ने 1000 से 2000 करोड़ कर दी है। ये सारे बजट में स्टेप लिए गए हैं। ठीक है, और फिर सबसे लास्ट में अपन जब देखते हैं लाइव स्टॉक में, तो दूध हो गया, उसके अलावा जो एग्स हैं तो अपने लिए ज़्यादा काम की नहीं है, मीट्स अपने लिए राजस्थान में ज़्यादा काम करें। हाँ, फिश थोड़ा प्रोडक्शन है वो अपन कर सकते हैं। तो जनरली तो अपन ने एक पिछले इकोनॉमिक रिव्यू में एक जीरो रेवेन्यू मॉडल दे रखा था कि ट्राइबल्स को अपन अलाउ करते हैं, जो भी आर्टिफिशियल लेक होती है उनमें, कि आप करो, ठीक है, मछली पालन करो, उसे जो भी इनकम होती है आप रखो, हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, इस साल के बजट में ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ नहीं दे रखा। इस साल के बजट में मत्स्य पालन के लिए, सॉरी बजट क्या इकोनॉमिक रिव्यू में एक चीज़ दे रखी है कि हमने मीठे पानी में तो हो ही जाता है, खारे पानी में भी अगर अपन मछली उत्पादन कर सकें, इसके लिए कोई सेंटर होना चाहिए जहाँ पे लैब होनी चाहिए, जहाँ पे रिसर्च कर सकें। तो ब्रेकिश वाटर एक्वाकल्चर लेबोरेटरी है जो चूरू में है, ये प्रीलिम्स के लिए हमें याद रखनी है। ठीक है, कि जलीय कृषि प्रयोगशाला खारे पानी के लिए कहाँ पे है, चूरू में है। और मैंने आपको बताया था कि हमें 1.5 लाख मेट्रिक टन उत्पादन करना है मछलियों का। ठीक है, 70% पॉपुलेशन, ये 70% प्रोडक्शन बढ़ाना है मछलियों का 2047 तक। ये चीज़ें देखी थी। इस साल के लिए आप चाहो लिखने के लिए तो याद कर सकते हो कि इस साल का उत्पादन था 78,000 मेट्रिक टन, जो हमें बढ़ा के कितना करना है, 1.5 लाख मेट्रिक टन करना है। ठीक है, और ये सब अब इसके बाद में अपन बात करते हैं ना, ये हमारा हो गया एनिमल हस्बेंड्री। पूरा देख लिया हमने एनिमल हस्बेंड्री में क्या क्या करने वाले थे। हमने क्या देखा था, हमने पहले देखा कि लाइव स्टॉक के जो कंपोनेंट है, ठीक है, उसमें जीवीओ किसका आता है, मिल्क का सबसे ज़्यादा आता है, अदर का फिर 12.47 के आसपास है, फिर एग का देखा, मीट का देखा, सबसे कम एग्स का अपन ने देखा। फिर हमने बात करी कि किसके लिए जो लाइफ साइकिल देखी अपने ब्रीडिंग से लेके क्या, फिर बजट में क्या क्या अनाउंसमेंट हुए हैं ओवर द ईयर वो देखा, इंडियन गवर्नमेंट की कुछ स्कीम देखी। फिर उसके अलावा हमने गए ना राजस्थान में जो दुग्ध उत्पादक हैं उनके लिए कौन से स्कीम चल रही है। फिर उसके बाद स्पेसिफिकली अपन ने डेयरी सेक्टर की बात करी, फिर स्पेसिफिकली अपन ने मछली सेक्टर की बात करी। अब अपन जनरल लाइव स्टॉक एग्रीकल्चर खत्म हो चुका है, अब जनरल सारे फार्मर्स की अपन बात कर रहे हैं कि जनरल फार्मर्स के वेलफेयर के लिए राजस्थान में क्या किया गया है। ठीक है, उसके अपन बात करते हैं। तो आपने WTO याद आ रहा होगा, ठीक है, उसमें सब्सिडी पे भी कुछ रेस्ट्रिक्शन होता है। ठीक है, वो अपने अभी काम की चीज़ नहीं है, बट उसमें एक सब्सिडी जो अलाउ होती है, एम्बर बॉक्स थोड़ा बहुत आपने कभी पढ़ा हो, चलो कोई ना, जब इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे, वर्ल्ड इकोनॉमी पढ़ेंगे तब बात करेंगे, है ना। तो लेकिन हम बात करें कि जो राजस्थान में कौन सी सब्सिडी अलाउ कर सकती है, इंडिया कौन सी सब्सिडी अलाउ कर सकती है डेयरी डेवलपमेंट के लिए, है ना, वो चीज़ डाउनलोड होने के बाद आइए, आ जाइए। हेलो, सॉरी, बीच में डिस्ट्रप्शन आ गया था, सॉरी। ठीक है, वेलफेयर स्कीम की अपन बात कर रहे थे। तो कौन सी जो WTO के अंदर कौन सी स्कीम्स अलाउ होती हैं, तो WTO के अंदर इनकम सपोर्ट अलाउ होता है। आप एग्रीकल्चर का ट्रेड डिस्टोर्शन नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा ऐसी सब्सिडी नहीं हो कि आपका जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है वो मार्केट में सस्ता मिले, वो अलाउ नहीं है। लेकिन आप डायरेक्ट फार्मर को सपोर्ट कर सकते हो, है ना, कुछ पैसे देके, वो अलाउ है WTO की तरफ से। तो हम आजकल इनकम सपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने इनकम सपोर्ट के लिए हम डायरेक्ट कुछ पैसे देने की कोशिश करते हैं। तो उसमें एक स्कीम हमें समझ में आती है, केंद्र सरकार की चलती है PM किसान, जिसमें अपन 6,000 रुपये देते हैं। राजस्थान सरकार ने भी अनाउंस कर रखा है कि इसके ऊपर भी टॉपअप हम कुछ पैसे कैसे देंगे, तो CM किसान आप बोल सकते हो, CM किसान निधि बोल सकते हो, जिसमें अपन पहले 2,000 देते थे, इस साल अपन 3,000 देने लगेंगे। फिर टारगेट हमारा ऐसा है कि हम 12,000 भी देने लगेंगे, धीरे धीरे 6 से 12,000 हो जाएंगे। फिर अगर एक ये चीज़ें फार्मर्स को जब वो बेचने जाते हैं तो उनको उनकी जो राइट इनकम है वो मिले, इसके लिए अपन MSP लें, तो MSP पे अपन कुछ प्रोक्योरमेंट करते हैं, वो है। तो MSP के लिए क्या चीज़ें हैं, और क्रेडिट और डेट रिलीफ, जब भी कोई फार्मर लोन लेता है, कभी फसल खराब होगी, किसी भी रीजन से होगी, तो उसको डेट रिलीफ मिलना चाहिए, लोन में माफ़ी मिलनी चाहिए, वो भी स्कीम अपन देते हैं फार्मर्स के लिए। और जनरल फार्मर्स की अगर अपन सोशल सिक्योरिटी की बात करें कि 60 साल के 58 साल के बाद अगर वो रिटायर हो रहा है, जैसे जनरल सरकारी कर्मचारी रिटायर होता है तो पेंशन आती है, तो क्या फार्मर के लिए कोई पेंशन है क्या, तो भाई पेंशन का कोई प्रोविजन है क्या, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे।
या फिर जनरली जब फार्मर कोई मंडी वंडी में फसल बेचने जाता है तो वहाँ पे कभी कभी एक दिन खड़े रहना पड़ जाएगा, लाइनें लग जाएंगी, तो उस टाइम पे क्या खाने दाने का मंडी में कोई सुविधा है? तो भाई हाँ, वहाँ पे कोई सुविधा है। और कभी कभी मंडी में ही जो फार्मर्स होते हैं, ठीक है, जो काम करते हैं, हमाल जो काम करते हैं, उनके लिए कोई स्पेशल मैकेनिज्म है क्या? तो वो भी कोई स्पेशल मैकेनिज्म है। और जो एग्रीकल्चर में जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनको अपन एग्रीकल्चर एजुकेशन में प्रमोट कर सकें, उनके लिए भी कुछ स्कीम है। तो एक एक करके अपन थोड़ी थोड़ी स्कीम देखते चलते हैं, ठीक है। तो इनकम सपोर्ट के लिए हमारे पास पीएम किसान है और चीफ मिनिस्टर किसान सम्मान निधि योजना है, ठीक है। प्राइस सपोर्ट के लिए राजस्थान कृषक समर्थन योजना है, जो एमएसपी के ऊपर, जो एमएसपी सरकार देती है, केंद्र सरकार देती है, उसके ऊपर भी अपन एडिशनल गेहूं के लिए 150 रुपए पर क्विंटल देते हैं एडिशनल। ये हमारा तरफ से एडिशनल है। क्रेडिट के लिए हमने लोन वेवर स्कीम चलाई थी 18 में, और बीच बीच में कभी कभी चला देते हैं जब भी ऐसी सिचुएशन आती है। और सोशल सिक्योरिटी के लिए हमारे पास वृद्ध जन कृषक सम्मान पेंशन योजना है। तो जो ओल्ड फार्मर्स होते हैं, जिस खासकर जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर होते हैं, उनके लिए हमने कि अगर आप 58 साल से मेल और 55 साल से ऊपर की फीमेल फार्मर हैं तो आपको 1250 रुपये अपन देंगे साल पेंशन मंथली। मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता स्कीम भी चलती है, और मंडियों में किसान कलेवा योजना चलती है, और ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना चलती है। महिलाओं के लिए अपन, है ना, एक तो एग्रीकल्चर एजुकेशन में प्रमोट करने के लिए स्कीम चलाते हैं, जिसमें अपन अगर आप 11वीं 12वीं पढ़ रहे हो, बीएससी कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, तो उसमें इंसेंटिव देते हैं। उसके अलावा अपन महिलाएं हैं, उनको अपन को ट्रेनिंग देनी है कि यार ऐसे मशीनें चला सकते हो, ऐसे खेती और कर सकते हो, ऐसे ड्रोन चला सकते हो। बट गांव की महिलाओं को बहुत बिजी होती है ना, मन तो फोटा उटा बजानो चाहिए, मैंने यो काम करना चाहिए वह, पर उनको घर से निकाल के ट्रेनिंग में लाना बड़ा मुश्किल है। तो उसके लिए भी अपन ने देख रखा है कि नहीं यार, आप आओगे तो आपको कुछ पैसा मिलेगा, तो ट्रेनिंग के लिए भी अपन कुछ पैसे देते हैं, ठीक है। तो ये जनरल स्कीम हमारे यहाँ पे चल रही है। पीएम किसान योजना आप सबको पता होगा कि 2018 में फरवरी 2024 में हुई थी, और बैक डेट से अपन इसके बेनिफिट दिए थे, और 6000 रुपये हर साल मिलते हैं, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट मिलती है, ठीक है। कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है, आपने अभी तक पढ़े भी होंगे, ठीक है। तो एक बार देख लेना कि कौन एलिजिबल होते हैं, कौन नहीं होते हैं। हमारे लिए काम की चीज़ है कि चीफ मिनिस्टर किसान सम्मान निधि योजना, ये जून 2024 में अनाउंसमेंट करी थी, और 2000 की बात करी थी। फिर इस साल बजट में अपन इसको बढ़ा के, लास्ट ईयर के बजट में बढ़ा के अपन इसको 3000 कर दिया, और ऐसा हमारे ये है कि हम धीरे धीरे 6000 कर देंगे, ठीक है। किसान सम्मान निधि को अपन धीरे धीरे 6000 कर देंगे। अभी के तौर पे टोटल 6000 पीएम किसान के, 3000 सीएम किसान के, टोटल 9000 फार्मर्स के आते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। बेनिफिशियरी वही पीएम किसान के जो फार्मर बेनिफिशियरी होंगे वही इसके बेनिफिशियरी होंगे, ठीक है। और कौन कौन एक्सक्लूजन होता है, तो प्रोफेशनल, डॉक्टर्स, इंजीनियर, है ना, पेंशनर में जो जिसकी मंथली पेंशन 10,000 से ऊपर ज़्यादा है, जो टैक्स पेइंग फैमिलीज होती है, ये सब फार्मर अलाउ नहीं होते हैं पेंशन इसके लिए, पीएम किसान के लिए, ठीक है। तो भजन लाल जी ने बोला था कि हम धीरे धीरे इसको चरणबद्ध तौर से 12,000 रुपये कर देंगे। प्राइस सपोर्ट के लिए मैंने बता दिया कृषक समर्थन योजना, जिसमें अपन 150 रुपये पर क्विंटल एमएसपी के ऊपर देते हैं व्हीट के लिए। डेट रिलीफ के लिए कृषि लोन वेवर योजना है, जो बार बार आती रहती है बीच बीच में, लास्ट 2018-19 के आसपास दी थी। सोशल सिक्योरिटी के लिए अपन ने बात करी, स्मॉल एंड मार्जिनल ओल्डर फार्मर्स होते हैं उनके लिए, या जो वृद्ध जन कृषक सम्मान पेंशन योजना है, जिसमें अपन 1250 रुपये देते हैं। मेन क्या हो 58 के ऊपर हो, और फीमेल क्या हो 55 के ऊपर हो, 58 के ऊपर और 55 के ऊपर, ठीक है। उसके अलावा मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना देते हैं अपन, ठीक है। तो ये बहुत पुरानी स्कीम है, आपने देखा होगा कि कभी खेती में काम करते हुए करंट आ गया, कोई मर गया, कोई कहीं पे डूब गया, पानी की उसमें डूब गया, ठीक है। तो अगर किसी किसान की या हम्माल की, ना, वो क्या बोलते हैं, वजन उठाते समय कोई बोरी गिर गई, दब गया, मर गया, कोई भी ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं, कोई भी मिसहैप हो जाता है, उसके लिए एक कृषक साथी योजना है। तो ये कृषक साथी योजना बहुत पहले की थी, फिर बाद में इसका नाम राजीव गांधी कर दिया, और अभी बदल के इसका नाम सिंपल सा क्या कर दिया, मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना कर दिया। तो कोई डेथ और एक्सीडेंट में अपन एग्रीकल्चर हो चाहे लेबरर्स हो या हम्माल हो, उनको पैसा देते हैं। वही मार्केटिंग बोर्ड इसके नोडल एजेंसी होती है, और इसमें अपन मैक्सिमम बेनिफिट 2 लाख रुपए तक का देते हैं। मर जाएंगे तो 2 लाख रुपए मिलते हैं, अगर कोई भी उसके अलावा दुर्घटना है तो अपन 25 से 50,000 रुपए तक के देते हैं डिसेबिलिटी में। इतना सा अपन को याद रखना है। किसान कलेवा